जय माता दी दोस्तों। यह कहानी बांधवगढ़ साम्राज्य की है, जहां पर राजा भानु प्रताप का राज्य हुआ करता था। राजा भानु प्रताप बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा भानु प्रताप की दो रानियां थीं, रानी प्रांजल और रानी प्रमिला। महारानी प्रमिला राजा की बड़ी रानी थी और राजा का पहला विवाह रानी प्रमिला के साथ ही हुआ था। उसके 4 साल के बाद राजा का विवाह रानी प्रांजल के साथ हुआ। रानी प्रमिला का एक पुत्र था, राजकुमार नीलकमल, और दूसरी रानी प्रांजल का एक बेटा था, राजकुमार वतन। राजकुमार नीलकमल राजकुमार वतन से बड़ा था, इसलिए राजकुमार नीलकमल इस साम्राज्य का होने वाला भावी राजा था। रानी प्रांजल इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। वह हमेशा ही रानी प्रमिला से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिसका कारण था कि रानी प्रमिला विवाह से पहले छोटे से राज्य की राजकुमारी थी, जबकि रानी प्रांजल विवाह से पहले बहुत ही बड़े राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन असल बात यह थी कि रानी प्रमिला एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद औरत थी। यहाँ तक कि महाराजा भानु प्रताप भी रानी प्रमिला की सलाह अपने राजकाज के कार्यों में लिया करते थे। साथ ही महल की सारी जिम्मेदारियां भी रानी प्रमिला ने ही संभाल रखी थीं। दूसरी तरफ महारानी प्रांजल को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक छोटे से राज्य से आई हुई राजकुमारी इतने विशाल साम्राज्य की महारानी बने और महल के हर कामकाज को संभाले। रानी प्रांजल को यह भी लगता था कि प्रमिला का बेटा नीलकमल महाराज का उत्तराधिकारी है और आगे चलकर के वही इस विशाल साम्राज्य का राजा बनेगा। इन्हीं सभी कारणों से रानी प्रांजल, बड़ी रानी जो प्रमिला थी, उनसे नफरत करती थी। रानी प्रांजल हमेशा कुछ न कुछ कारणों से महारानी प्रमिला पर झूठे आरोप लगाती रहती थी। इन सब स्थितियों के बावजूद भी राजा भानु प्रताप के अपनी दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे। वह दोनों रानियों से एक जैसा बर्ताव करते थे। जब रानी प्रांजल की कोई छोटी मोटी चालबाजियां नाकामयाब होती थी, तो उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह बड़ी रानी प्रमिला को अपने रास्ते से हटा सके। अपनी योजना को पूरा करने के लिए रानी प्रांजल ने एक बहुरूपी को महल में बुलवाया और एकांत कमरे में ले जाकर के उसे अपना षड्यंत्र समझाने लगी, जिसके अनुसार उस बहुरूपी को एक नकली साधु का बेस बना करके महाराज भानु प्रताप के सामने जाना था और राजा भानु प्रताप के सामने सी रानी प्रमिला और उसके बेटे के बारे में एक झूठी भविष्यवाणी करनी थी। रानी प्रांजल ने उस बहुरूपी को महाराज भानु प्रताप की सारी खास बातें बता दी थीं, ताकि वह उन सभी बातों को राजा के सामने बता करके उन्हें प्रभावित कर सके और राजा को उस बहुरूपी पर पूरा विश्वास भी हो जाए। अगले दिन वह बहुरूपिया एक साधु का भेष बना करके राजा के दरबार में जाकर पहुंच गया और जितनी भी बातें रानी प्रांजल ने उस साधु महाराज के बारे में बताई थीं, वह सभी बातें वह नकली साधु ने महाराज के सामने बता दी। वह सभी बातें सुनकर के राजा भानु प्रताप बहुत हैरान हुए और वह साधु से बहुत प्रभावित हुए। वह विचार करने लगे कि यह साधु तो सचमुच एक बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, यह तो कोई अंतर्यामी मालूम पड़ता है। इसीलिए राजा उस नकली साधु की सारी बातों पर विश्वास करने लगे। और फिर साधु कहने लगा कि महाराज, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद वह बात आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगे और यह भी हो सकता है कि वह बात आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। यह सुनक के राजा भानु प्रताप कहने लगे कि नहीं साधु महाराज, जो भी बात हो आप हमें बिना किसी संकोच के कहिए। राजा के द्वारा भरोसा दिए जाने पर जो नकली साधु था कहने लगा कि महाराज, आपके बड़े पुत्र नीलकमल भविष्य में एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे, वह आपका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे। यह कहते कहते साधु एकदम से शांत हो गया। राजा ने पूछा कि महाराज, आप रुक क्यों गए? आगे कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब साधु कहने लगा कि महाराज, राजकुमार नीलकमल बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेंगे। यह बात सुनकर के राजा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। महाराज की नजरों में राजकुमार नीलकमल एक बहुत ही नेक दिल राजकुमार था और वह हमेशा अपने पिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान भी करता था। राजा कहने लगा कि साधु महाराज, आपने जो बात कही, क्या वह 100% सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई भूल हो रही हो?
बहुरूपिया कहने लगा कि नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। इसके बाद साधु ने कहा कि महाराज, मेरी सलाह तो यही है कि आप अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको राजकुमार नीलकमल को इस महल के बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी जान बचाने का आपके पास केवल एक यही रास्ता है। यह सब कहने के बाद वह नकली साधु वहां से चला गया। यह सारी बातें सुनने के बाद महाराज भानु प्रताप बहुत ही दुखी हुआ। भविष्य में उनका चहेता बेटा उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह सारी रात बिस्तर पर करवट बदलते रहे और उसी रात राजा ने यह फैसला ले लिया कि वह राजकुमार नीलकमल को अपने राज्य से बाहर निकलवा देंगे। और अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने राजकुमार नीलकमल को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय राजकुमार बहुत ही छोटे थे। जब रानी प्रमिला को इस आदेश का पता चला तो मानो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रोती बिलखती हुई वो महाराज के पास पहुंची और उनसे ऐसा ना करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु महाराज भानु प्रताप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रानी प्रमिला ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है तो वह कहने लगी कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अगर आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना ही चाहते हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने दूंगी, इसीलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ दूंगी। बड़ी रानी प्रमिला के ऐसा कहने पर भी राजा भानु प्रताप अपने फैसले से टसमस नहीं हुए। इसके बाद रानी प्रमिला अपने पुत्र नीलकमल को लेकर के महल से और फिर उस राज्य से दूर चली गई। कुछ दिनों के सफर के बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे राज्य जिसका नाम था मीरपुर, वहां जाकर के पहुंच गए और वहीं पर रहने लगे। रानी प्रमिला एक बहुत ही समझदार औरत थी। वह मिट्टी के गड्ढा बना करके और उन्हें बेच करके अपने घर का गुजारा करती थी। अब वो दोनों एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजकुमार नीलकमल अपनी माँ की सहायता किया करता था। इस तरह से रानी प्रमिला और राजकुमार नीलकमल का जीवन रातों रात पूरी तरह से बदल गया। वह दोनों एक महल से एक झोपड़ी में पहुंच चुके थे। समय अपनी गति से बीत रहा था। अब राजकुमार नीलकमल बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ बांधवगढ़ में राजकुमार वतन भी बड़ा हो चुका था। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और नाकारा किस्म का राजकुमार था। वह कभी भी अपने पिता से तमीज से बात नहीं करता था। उसका व्यवहार एक अच्छे राजकुमार के जैसा नहीं था। राजा भानु प्रताप हर समय वतन को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम इस विशाल साम्राज्य के राजकुमार हो और कल को तुम्हें ही साम्राज्य का राजा बनना है। इसीलिए तुम्हें हर कला में निपुण होना चाहिए। तुम्हें विद्या अध्ययन के साथ साथ युद्ध का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। परंतु असल बात तो यह थी कि राजकुमार वतन एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे ना तो विद्या ग्रहण करना अच्छा लगता था और ना ही युद्ध कला का अभ्यास करना। वह सारा दिन केवल अपनी मनमानी करता और दूसरों का मजाक उड़ाता और हर किसी को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश किया करता था। वह किसी की इज्जत नहीं करता था, किसी का मान नहीं रखता था। जब भी राजा भानु प्रताप वतन को कोई बात समझाने लगते तो उल्टा उन्हें जवाब दे देता था। इन सभी परिस्थितियों को देख करके जब महाराज भानु प्रताप को लगने लगा कि राजकुमार वतन इस विशाल साम्राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है और ना ही उसमें वह सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, तब राजा ने यह फैसला किया कि वह किसी भी हालत में वतन को इस विशाल साम्राज्य का राजा नहीं बनने देगा, क्योंकि अगर वतन भविष्य में राजा बन जाएगा तो वह प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। जब राजकुमार वतन को इस बारे में पता चला कि उसके पिता महाराज भानु प्रताप उसे भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और महाराज भानु प्रताप के कुछ खास मंत्रियों को खाने में विष दे करके उन्हें मरवा दिया। उसके बाद सेनापति और राजकुमार ने मिलकर के भानु प्रताप से उसकी राजगद्दी छीन ली, उनका मुकुट और आभूषण भी ले लिया, यहाँ तक कि उनके राजसी वस्त्र उतार करके उन्हें साधारण से वस्त्र पहना दिए और फिर महल से धक्के देख के बाहर निकाल दिया। छोटी रानी प्रांजल यह सब कुछ देखती रही और उसने इसका कोई भी विरोध नहीं किया। इन सभी घटनाओं का राजा पर बहुत गहरा आघात पड़ा। वह कई दिनों तक नगर नगर गांव गांव भटकता रहा
भटकते भटकते वह एक दिन मीरपुर नगर में जाकर के पहुंच गया, जहां राजकुमारी प्रमिला और उनका बेटा नीलकमल क्या रहते थे। उस दिन राजकुमार नीलकमल घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए नगर के बाजार से जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिता महाराज भानु प्रताप एक पेड़ के नीचे बड़े ही उदास बैठे हुए थे। उसके पिता की हालत बहुत ही खराब थी। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख करके राजकुमार नीलकमल को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिताजी महाराज, आप मीरपुर नगर में क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की है? महाराज भानु प्रताप अपने पुत्र को पहचान ना सके और कहने लगे कि बेटा, तुम कौन हो? तब नीलकमल ने बताया कि मैं आपका बेटा नीलकमल हूँ। महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजकुमार नीलकमल कहने लगा कि पिताजी महाराज, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद राजकुमार नीलकमल भानु प्रताप को अपनी झोपड़ी में लेकर के आ गया। घर पहुंचते हुए जब रानी प्रमिला ने महाराज की ऐसी हालत देखी तो उसे बड़ा धक्का लगा। उसने अपने पति के चरण छुए। इसके बाद रानी प्रमिला और राजकुमार नीलकमल ने उनकी ऐसी हालत का कारण पूछा। तब महाराज भानु प्रताप ने उन्हें सारी बात बता दी कि आज तक राजकुमार वतन ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है और वह राजगद्दी हड़पने के लालच में उसने महाराज सभी मंत्रियों को मरवा दिया है और सेनापति के साथ मिलकर के मुझे इस महल से बाहर निकलवा दिया है। सारी बातें जानने के बाद राजकुमार नीलकमल कहने लगा कि पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि राजकुमार वतन किसी के बहकावे में आकर के ऐसी गलती कर बैठे हैं, इसीलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा किया है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा और वह खुद आपसे माफी मांगने के लिए आएगा। अपने बेटे की बातें सुनकर के महाराज मन ही मन सोचने लगे कि नीलकमल के मन में अपने भाई के लिए बिल्कुल भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। इसके बाद उन सभी ने मिलकर के भोजन किया और फिर वह सो गए। उस दिन के बाद से महारानी प्रमिला और अपने बेटे नीलकमल के साथ रहने लगी। उस दिन के बाद महाराज अपनी महारानी प्रमिला और अपने बेटे नीलकमल के साथ रहने लगे। वे दोनों महाराज भानु प्रताप का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तीनों पहर जब राजा भोजन कर लेते, उसके बाद ही राजकुमार भोजन करता था। नीलकमल अपने पिता की बहुत सेवा करता था। अब महाराज को राजकुमार नीलकमल और प्रमिला के साथ रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। एक दिन जब राजा भानु प्रताप अकेले बैठे हुए थे तो सोचने लगे कि मैंने तो राजकुमार नीलकमल को महल से निकलवा दिया था और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मेरी वजह से ही रानी प्रमिला और उसके बेटे नीलकमल को इतनी दूर एक अनजान जगह में अकेले जीवन बिताना पड़ रहा है और मेरे ही कारण उन्हें रातों रात महल से एक झोपड़ी में आना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा बेटा नीलकमल मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी कितनी सेवा कर रहा है। वही दूसरी तरफ राजकुमार वतन, जिसे मैंने हमेशा से सब कुछ दिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और उसने राज्य हड़पने के लालच में मुझे महल से धक्के देकर के निकाल दिया। अब महाराज भानु प्रताप के मन में बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल कर दी कि उसने उस साधु की बात पर भरोसा कर दिया, परंतु अब बात तो हाथ से निकल चुकी थी। महाराज भानु प्रताप को अपनी पत्नी प्रमिला और राजकुमार नीलकमल के साथ रहते हुए मीरपुर राज्य में लगभग 1 साल बीत चुका था। इसी मीरपुर का राजा था। राजा रेवा सिंह और उसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी मंजरी। राजकुमारी मंजरी बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। एक दिन की बात है कि राजकुमारी मंजरी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उसे बगीचे में घूमना बहुत पसंद था और आज उसके साथ उसके पिता भी आए हुए थे। बगीचे में टहलते टहलते अचानक राजकुमारी की नजर एक पेड़ पर बैठे हुए बड़े ही सुंदर सुनहरे रंग के तोते पर पड़ गई। यह सुनहरे रंग तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था और राजकुमारी मंजरी को देख रहा था। राजकुमारी उस पेड़ के नजदीक आई और तोते को देखकर कहने लगी कि तुम कितने सुंदर पक्षी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरिया खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर के वह तोता कहने लगा कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के पास ही रहूं और खट्टी मीठी रस भरिया मन भर कर खाऊं, मगर मैं तो नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए अब मैं चलता हूं।
यह कहकर के वह सुनहरे रंग का तोता हुआ वहां से उड़ गया। राजकुमारी मंजरी को हैरानी हुई कि वह सुंदर पक्षी मनुष्यों की भाषा में बोलता है। वह भाग करके अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि पिताजी महाराज, मुझे यह बोलने वाला पक्षी चाहिए। पहले तो राजा रेवा सिंह की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि राजकुमारी मंजरी क्या कह रही है, लेकिन जब राजकुमारी मंजरी ने पूरी बात बताई कि एक पेड़ पर सुनहरे रंग का तोता आकर के बैठा था और वह मनुष्य की भाषा बोलता था, तो राजा कहने लगा कि बेटी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर 1 महीने का मुश्किल सफर तय करने के बाद रतनगिरी नाम का एक पर्वतीय इलाका है और उसी इलाके में ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि वह पक्षी वहीं से कहीं आया होगा। हो सकता है कि वह कल फिर से आए। और अगले दिन राजकुमारी मंजरी उस सुनहरे पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन वह पक्षी दोबारा लौट करके नहीं आया। इसी चिंता में राजकुमारी मंजरी ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब रात हो गई तो वह बिल्कुल नाउम्मीद हो गई और अपनी माँ के गले लग करके रोने लगी। उसकी माँ ने कई तरीके से उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन उस बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी मंजरी के मन से निकल ही नहीं रहा था। अपनी बेटी की उदासी देख करके महाराज भी परेशान हो चुके थे। जब 2-3 दिन इसी तरह से बीत गए, तब राजा और रानी को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी बीमार न पड़ जाए। तब महाराज रेवा सिंह के मन में एक विचार आया और वह खुद यह लंबा सफर तय करते हुए वहां से रतनगिरी इलाके में चले जाए और वहां से सुनहरा तोता पकड़ करके राजकुमारी मंजरी के लिए ले आए। यह बात जब उन्होंने महारानी से कही तो वह कहने लगी कि अगर आप सफर पर रवाना हुए तो आप जाने कि यह महीने भर का लंबा सफर है। इतने दिनों तक राज्य का राजकाज कौन संभालेगा और उस तोते को तलाश करने में न जाने कितना समय लग जाए। मेरी मानिए, आप राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति रतनगिरी के पर्वतीय इलाके से उस बोलने वाले सुनहरे तेतों को लेकर के आएगा, उसे 200 हज सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। राजा को अपनी पत्नी की यह सलाह बड़ी पसंद आई। उसने उसी समय पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी सैकड़ों दूर रतनगिरी के पर्वतीय इलाके से उस पक्षी को पकड़ करके लाएगा तो उसे ढेरों मोहरें इनाम में दी जाएंगी। यह घोषणा सुनकर के कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। रतनगिरी पर्वतीय इलाका बड़ा ही दूर था और उसका रास्ता बड़ा कठिन था। रास्ते में बहुत से पहाड़, नाली, जंगल आदि पड़ते थे। इन जंगलों में तरह तरह के खूंखार जानवर। जो लोग गए वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को न चढ़ सके। कुछ लोग जंगल के जानवरों को देख करके हिम्मत हार बैठे। नतीजा हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी रतनगिरी के पर्वतों से उस सुनहरे तोते को ना ला सका। एक दिन की बात है कि यह घोषणा राजकुमार नीलकमल ने सुनी तो उसने विचार किया कि क्यों ना वह यह कार्य को पूरा करे। जब उसने यह बात अपने पिता और अपनी माता को बताई तो पहले तो उन दोनों ने इस बात की अनुमति नहीं दी, परंतु राजकुमार नीलकमल द्वारा बार बार समझाने पर दोनों माता पिता इस बात के लिए राजी हो गए। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के राजकुमार नीलकमल महाराज रेवा सिंह के महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसने राजा रेवा सिंह से रतनगिरी के पर्वतों में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय वहां पर एक युवक और भी मौजूद था जिसका नाम था रजनीकांत। वह भी उस अनोखे तोते को पकड़ने के लिए महाराज की आज्ञा के लिए आया था। महाराज ने दोनों को इस सफर में जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि वे दोनों जल्दी से जल्दी उस पक्षी को लेकर के आए, क्योंकि राजकुमारी मंजरी की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के उस मुश्किल सफर पर निकल पड़े। रजनीकांत नाम का वह दूसरा नौजवान बहुत ही घमंडी था। वह राजकुमार नीलकमल से कहने लगा कि भाई, तुम तो एक मामूली सी आदमी हो, जाओ जाकर के कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करो, तुम क्यों इन चक्कर में पड़े हो। राजकुमार नीलकमल ने जब यह बात सुनी तो इस बात का उसने बुरा नहीं माना और मुस्कुरा करके कहने लगा कि भाई, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं किसी ना किसी तरह से यह काम पूरा ही कर लूंगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जल्द से जल्द राजकुमारी ठीक हो जाए।
वह दोनों बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वह एक घने जंगल से होकर के निकल रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। दो नौजवानों को आता देख करके बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उनके आगे रुक करके उन्हें रुकने का इशारा करने लगा। बूढ़े आदमी को सामने आता देखकर के रजनीकांत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में कहने बूढ़े को हकता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा अब जमीन पर गिर चुका। उसे गिरा हुआ देख करके उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देख करके राजकुमार नीलकमल जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा और उसने बूढ़े को जमीन से उठा लिया और कहने लगा कि बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? वह बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा, लगता है कोई बहुत ही दुष्ट इंसान था। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा है तो मैं कभी उससे मदद नहीं मांगता। राजकुमार नीलकमल ने कहा, उसे छोड़िए बाबा, मुझे बताइए कि आपको क्या सहायता चाहिए। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चल चल करके पूरी तरह से थक चुके हैं। भूख के कारण भी हमारा बुरा हाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से घर पहुँच जाए और खाना खा करके आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है? अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े की बात सुनकर के राजकुमार नीलकमल ने अपना खाना निकाला और उन दोनों को दे दिया। यह खाना नीलकमल की माँ ने उसे बांध करके दिया था ताकि सफर में दौरान अगर उसे भूख लगे तो वह खाना खा सके। जब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों खाना खा चुके तो राजकुमार नीलकमल ने उन दोनों को अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़ करके उन्हें उनके घर की तरफ ले आया। घर पहुंच करके दोनों पति पत्नी राजकुमार नीलकमल को बहुत आशीर्वाद देने लगे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। अब दोनों बूढ़े पति पत्नी ने राजकुमार नीलकमल को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आज रात के लिए वह उन्हीं के साथ ठहर जाए, क्योंकि रात को सफर करना ठीक नहीं रहेगा। राजकुमार नीलकमल ने उनकी बात मान ली। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जवाब में राजकुमार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वह बोलने वाले सुनहरे तोते की तलाश में रतनगिरी पर्वत की तरफ जा रहा था ताकि वह उस पक्षी को लेकर के राजकुमारी मंजरी के हवाले कर दे। राजकुमार की बात सुनकर के बूढ़ा आदमी विचार में पड़ गया और फिर कहने लगा, मैंने भी सुना है कि रतनगिरी के पर्वत के इलाके में कुछ ऐसे सुनहरे रंग के तोते हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं, मगर उन्हें वहीं पर जाकर के तलाश किया जा सकता है। रतनगिरी पर्वती इलाके की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो बहुत ही खतरा है और वह रास्ता बड़ा कठिन है। दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है। अगर घोड़ा तेज तर्रार हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है और उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजकुमार नीलकमल को वह रास्ता अच्छी तरह से समझा दिया। उस रात को सभी सो गए और फिर अगली सुबह जब राजकुमार नीलकमल अपने सफर में आगे के लिए रवाना होने लगा, तब बूढ़े आदमी ने अपने घर के पीछे लगे हुए एक पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े और राजकुमार को देते हुए कहने लगा कि रतनगिरी पर्वत के पक्षियों को यह फल बहुत ही अच्छा लगता है। वह बड़े ही शौक से इसे खाते हैं क्योंकि उस इलाके में यह फल नहीं पाया जाता है। इसलिए वह पक्षी इसकी तलाश में यहाँ इतनी दूर तक भी आ जाते हैं। तुम इस फल को अपने पास रख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि इन फलों की खुशबू वहाँ के पक्षियों को तुम्हारी ओर आकर्षित कर लेगी और हो सकता है कि उनमें से कोई पक्षी ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। राजकुमार ने आम एक पोटली में बांध लिए और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देते हुए आगे के लिए निकल पड़ा। राजकुमार नीलकमल उसी रास्ते पर जाग रहा था जो बूढ़े ने उसे बताया था। यह रास्ता बड़ा ही साफ सुथरा था और हरा भरा। कुछ ही घंटों में वह रतनगिरी पर्वत के इलाके में जाकर के पहुंच गए। यह इलाका बहुत ही हरा भरा और सुगंधित फूलों से भरा हुआ था। राजकुमार के मन में हुआ कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम किया जाए, परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि मैं बहुत समय खराब हो जाएगा। वह उस बोलने वाले पक्षी की तलाश करने लगा। चलते चलते पेड़ों पर नजर गड़ाए हुए था। कुछ ही देर में वह एक ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच गया जहां बहुत से छोटे छोटे पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए। सभी पक्षी चहचहा रहे थे, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा था। राजकुमार नीलकमल बहुत ही उदास हुआ
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक जगह पर जमीन में जाकर के बैठ गया। उसने अपने साथ लाए हुए फल वहां पर फैला दिया। उन फलों की खुशबू से जितने भी पक्षी वहां पर मौजूद थे वो वहां पर आ गए और उन फलों को खाने लगे। पक्षियों को देख करके राजकुमार नीलकमल कहने लगा, अरे प्यारे पक्षियों, तुम सबका क्या हालचाल है? मगर किसी भी पक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार नीलकमल समझ चुका था कि इन पक्षियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य की भाषा बोलता हो। जब फल खत्म हो गए तो सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ वहां पर आया और राजकुमार के सामने बैठ गया और कहने लगा, ओह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। सारे फल तो खत्म हो चुके। राजकुमार नीलकमल उस सुनहरे तोते को मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ देखकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने एक बहुत ही बड़ा फल निकाल करके उस पक्षी के सामने रख दिया और कहने लगा कि प्यारे तोते, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी फल है। यह सुन करके वह तोता फुदकता हुआ राजकुमार के पास आ गया और मजे से उसका दिया हुआ फल खाने लगा। राजकुमार ने अपने मतलब की बात ही उस तोते से की कि अरे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर मीरपुर में चलना पसंद करोगे? तोता कहने लगा, क्यों नहीं, मुझे तो वह इलाका बहुत ही पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आमों के बाग हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूं तो कहीं तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे, क्योंकि मुझे पिंजरे में बंद होकर के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजकुमार नीलकमल ने कहा कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। हमारे राजा की बेटी तुम्हारे इंतजार में बिना कुछ खाए पिए कई दिनों से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर के राजकुमारी मंजरी के हवाले कर दूंगा। वहां पर तुम महल में बहुत ही आराम से रहोगे। मैं उससे यह भी कह दूंगा कि वह तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। तोता कहने लगा, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी मंजरी से मिल चुका हूँ। जब मैं नगर नगर घूमने के लिए निकला था तब मीरपुर महल के बाग में मेरी मुलाकात राजकुमारी मंजरी से हुई थी। वह एक बहुत ही नेक और दिल की अच्छी राजकुमारी है। मैं बहुत ही खुशी के साथ उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुन करके राजकुमार नीलकमल बहुत ही प्रसन्न हुआ और उड़ करके राजकुमार के कंधे पर जाकर के बैठ गया। अब राजकुमार का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। वह तोता काफी ऊंचाई पर राजकुमार के घोड़े के साथ साथ ऊपर उड़ रहा था। लंबा सफर तय करने के बाद जब राजकुमार मीरपुर राज्य की सीमा में दाखिल हुआ तभी उसे वह नौजवान रजनीकांत आता हुआ दिखाई दिया। उसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। राजकुमार समझ गया कि यह रतनगिरी पर्वत जाने के लिए दूसरे मुश्किल और खतरनाक वाले रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने भी उसे बताया था। रजनीकांत ने राजकुमार को देख लिया और उसके पास आया। दोनों एक दूसरे से मिले। राजकुमार के पूछने पर रजनीकांत ने बताया कि मुझसे बड़ी गलती हुई जो इनाम के लालच में इस सफर पर निकल पड़ा। रतनगिरी पर्वत का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। मैं तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागा हूँ। इसके बाद राजकुमार नीलकमल ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने किस तरह से उन बूढ़े पति पत्नी को अपने घोड़े पर बिठा करके उनके घर तक पहुंचाया और बूढ़े ने खुश होकर के उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला सुनहरा तोता हासिल करने में वह कामयाब हो गया। रजनीकांत कहने लगा, वो तोता तो तुम्हारे पास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजकुमार नीलकमल ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो। रजनीकांत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का तोता उनके ऊपर मंडरा रहा था। उन दोनों को बातें करता हुआ देख करके वो तोता चिल्ला करके कहने लगा, अरे भाई जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए। हाँ, सुन करके राजकुमार नीलकमल साथी ने रजनीकांत से अनुमति ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया। रजनीकांत ने जब उसे जाता हुआ देखा तो मन ही मन विचार करने लगा कि अगर मैंने उन बूढ़े पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न किया होता तो मुझे भी आज बोलने वाला पक्षी मिल चुका होता। मैंने अपने बुरे बर्ताव और अपने घमंड की वजह से अपना ही नुकसान करवा लिया। मेरे घमंड की सजा आज मुझे मिल चुकी है। यह सब सोचते हुए वह अपने रास्ते पर चल दिया। राजकुमार नीलकमल जब महल में पहुंचा तो सुनहरे रंग के तोते को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमारी मंजरी ने भी जब उस सुनहरे तोते को देखा तो वह भी खुशी से नाचने लगी। वह सुनहरा तोता राजकुमारी को सौंपते हुए राजकुमार नीलकमल कहने लगा कि राजकुमारी जी, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यह पक्षी आपके साथ रहने के लिए बड़ी खुशी से तैयार है, परंतु आपको मुझे
एक वचन देना होगा। राजकुमारी ने कहा, कहो, मैं तुम्हें क्या वचन दूं? तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। ने कहा कि राजकुमारी जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखोगे। कुछ सोच करके राजकुमारी मंजरी ने कहा कि ठीक है नौजवान, मेरा यह वादा है कि मैं इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर बंद नहीं करूंगी, यह हमेशा खुली हवा में ही उड़ेगा। राजकुमारी मंजरी को खुश देख करके रेवास सिंह और रानी ने भी सुख की सांस ली और राजा ने नीलकमल की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए राजा रेवास सिंह ने नीलकमल को उसके घर नहीं जाने दिया और महल के अतिथि गृह में उसको रुकवा दिया। रात के समय जब रेवास सिंह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तो रानी कहने लगी कि महाराज, यह युवक इतना बहादुर और बुद्धिमान है, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण युवक नहीं है, अवश्य यह किसी ऊंचे खानदान से संबंध रखता है। मेरी बात मानिए, आप इससे एक बार इसकी सच्चाई पता कीजिए, यह कौन है और कहां रहता है। मुझे तो यह हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर लगता है। रानी के कहने पर अगली सुबह महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा कि नौजवान, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किस खानदान से तुम्हारा संबंध है। राजा की बात सुनकर के राजकुमार नीलकमल महाराज रेवास सिंह को सारी बात सच सच बता दी और वह असल में बांधवगढ़ साम्राज्य का राजकुमार नीलकमल है और किस तरह से उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया और उसके बाद उसके भाई ने भी पिता के साथ धोखा करते हुए उन्हें महल से निकाल दिया। इस तरह से राजकुमार नीलकमल ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से राजा रेवास सिंह को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा रेवास सिंह ने कहा कि राजकुमार, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पत्नी का अनुमान बिल्कुल सही निकला। देखो, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है और हम पर बड़ा ही उपकार किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, बहादुर हो और तुम चाहो तो मेरी विशाल सेना को लेकर के अपने बेईमान भाई वतन के महल पर चढ़ाई कर दो और उसे हरा करके अपना साम्राज्य वापस ले लो। तब राजकुमार नीलकमल ने कहा कि महाराज, आपका प्रस्ताव बड़ा ही अच्छा है, परंतु मुझे फैसला करने के लिए एक बार अपने माता पिता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं कोई निर्णय कर सकता हूं। आप मुझे इस समय आज्ञा दीजिए, मैं उनसे सलाह करके जल्दी ही आपके पास वापस लौटता हूं। इतना कहकर के राजकुमार नीलकमल वापस अपने पिता भानु प्रताप और माता के पास जाते हैं। उसने राजा रेवास सिंह का प्रस्ताव अपने पिता को बताया कि वह बांधवगढ़ का साम्राज्य वापस पाने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। राजा भानु प्रताप यह सुनकर के बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि पुत्र, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। महाराज रेवास सिंह की सहायता से जल्द अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करो। और फिर ऐसा ही हुआ। रेवास सिंह ने अपनी विशाल सेना राजकुमार नीलकमल और उसके पिता भानु प्रताप के सुपुर्द कर दी और इसके बाद बांधवगढ़ में राजकुमार वतन के महल पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया। तब वतन ने सारी सच्चाई उनको बताई कि यह सारा षड्यंत्र उसकी मां रानी प्रांजल के द्वारा रचा गया था। उसने ही एक बहुरूपी को साधु बनाकर के महाराज के सामने भेजा था, जिसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा भानु प्रताप ने प्रमिला और राजकुमार नीलकमल को राज्य से बाहर निकाल दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद भानु प्रताप ने अपनी छोटी रानी प्रांजल और राजकुमार वतन को देश निकाला की सजा दे दी। वह अपनी बड़ी रानी प्रमिला और अपने बेटे नीलकमल के साथ महल में आराम से रहने लगा। कुछ समय के बाद राजकुमार नीलकमल को राजगढ़ का राजा बना दिया गया और उसका राज तिलक करने के बाद राजा भानु प्रताप अपना बाकी जीवन भगवान के भजन में बिताने लगे और उनके जो राजा था राजकुमार नीलकमल, उसकी शादी उस राजकुमारी से ही करवा दी गई।